वेलकम ऑल ऑफ यू इन पीटीपी कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का बेसिक बताने से पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था आपको कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। और कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है me, इस टाइप से इंडिकेट किया जाता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है कि चार्ज बनता किससे है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज माना गया है वो तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब टोटल चार्ज अगर हम काउंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है Q = Ne। तो यहाँ पे देखिए Q क्या होता है, Q इज द चार्ज जो कि टोटल चार्ज आता है। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या बताया गया आपको, अभी भी बताया था आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, Ne। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। और E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बताया था आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, मास कितना बताया था, मास था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये पॉइंट्स आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। बस पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज होते हैं दो टाइप के। कौन कौन सा टाइप, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉइंट ये आता है, सबसे पहले हमने क्या किया, हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब आपको बताया था मैंने, अगर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिंपल सा कौन सा चार्ज ज्यादा रह जाएगा, पॉजिटिव। देन ऑब्जेक्ट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जरूरी नहीं है न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर नॉर्मली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी टाइप से इफ इलेक्ट्रॉन गेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, देन ऑब्जेक्ट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉइंट ये आता है, इनके बेसिस पर हम चार्ज का फॉर्मूला Q = ±Ne भी लिख सकते हैं। तो कई जगह पर ये प्लस माइनस लगा होता है। प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस लगाया जाता है। तो हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके केस में भी इस टाइप से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है SI यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट आता है SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है पता है सभी को, ये बताना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताया था अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था आपको, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये क्या है, कूलम। यहां पे ये यूनिट है, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। सिंबल क्या होता है, कैपिटल C। SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, और इसका सिंबल क्या होता है, इसे कैपिटल C से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट टॉपिक इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। हमने एसआई यूनिट ऑफ चार्ज अभी आपको बताया था। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये बताइए क्या बताया था? एसआई यूनिट आपको बताई गई थी कूलम्ब्स। अब यहां पे हमें सीजीएस यूनिट पूछा जा रहा है। सीजीएस यूनिट को हम दो टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ESU। और इसे रिलेट कैसे करेंगे ऐसे ही यूनिट के साथ? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, या फिर इसे 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या पता चला? इसकी सीजीएस यूनिट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के टर्म में पूछा जाता है तो 1 कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU एक ही बात होती है, इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो EMU। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। ये इनका कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? सीजीएस यूनिट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ESU। 1 कूलम में कितने ESU होते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होते हैं। इसे किस टाइप से लिखा जा सकता है? इसे ESU को स्टैट कूलम में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज को EMU में लिखा जाता है और 1 कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/10 EMU के इक्विवेलेंट होता है। ये बताइए चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर होता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपको, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो बताइए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। हमें चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आपको पता है चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, निकाला था, किस रिलेशन से निकालेंगे? I इक्वल टू क्यू बाई टी। 10th क्लास में ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे I का मतलब क्या होता है? I का मीनिंग होता है करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q? Q इज द चार्ज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T? T इज टाइम। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। यहाँ से Q देखना कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू हो जाएगा इस फॉर्मूले से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए IT, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है I का A1 एम्पियर होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम का क्या लिखोगे? T1। तो डायमेंशन फॉर्मूला में तो MLT भी आता है, तो M0 L0 T1 A1। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो यहां पर देखिए सिंपल सा पॉइंट है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या था बताना? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का आपने पढ़ लिया था ऐसे, उसी टाइप से यहाँ पे चार्ज का है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे किया जाता है ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पॉइंट आता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड
neither be created nor be destroyed charge neither be created nor be destroyed. It may be transferred from one object to another object. Charge neither be created nor be destroyed. It may be transferred from one object to another object. ठीक है, यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है. अगर सपोज करो कई जगह पर ऐसा होता है कि हम चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको ये ध्यान रखना है वहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है, नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा, तो इनसे क्या होगा, उनका जो टोटल चार्ज देखा जाएगा वो जितना पहले था उतना ही रहेगा. ठीक है, तो कई बार ऐसा दिखाई देता है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब तो ये था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा. जितना चार्ज आप पॉजिटिव जनरेट कर रहे हो उसका ठीक अपोजिट चार्ज भी वहां पे उतने ही अमाउंट में जनरेट होगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज additive nature of charge. What is the additive nature of charge? Additive nature of charge का मतलब क्या होता है? Additive nature of charge का मतलब होता है, सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस टाइप से उस पे अलग अलग पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप से n चार्ज. अगर आपसे कहा जाता है इस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा. इन सबको ऐड करना पड़ेगा तो टोटल चार्ज क्या हो जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस टाइप से कब तक, n तक. दूसरा एग्जांपल ये ले लीजिए, अगर सपोज करो आपसे कहा जाता है कि इंडिया में कितने स्टेट है, तो आप क्या करोगे, आप सारे स्टेट को काउंट करोगे. आपको इससे मतलब नहीं है कि वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहां पर है. जब स्टेट पूछा जाता है तो आप सारे काउंट करते हो. ठीक इसी टाइप से यहाँ पे जब चार्ज के बारे में पूछा जाता है, टोटल चार्ज कितना है, वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपको उन सबको ऐड करना पड़ेगा. एल्जेब्रिक सम होता है. तो स्टेटमेंट क्या बनती है इससे, अकॉर्डिंग टू additive nature of charge, total charge on object is algebraic sum of all the charges distributed at different part of ऑब्जेक्ट. तो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज जब भी निकालते हैं तो हमें सारे चार्ज का सम करना होता है, बेसिक से वो ऑब्जेक्ट में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अच्छा ये बताइए, चार्ज का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू NE पढ़ा था. यहाँ पे E का मतलब क्या है, E का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बताया गया था आपको, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ठीक है, ये वैल्यू आपको बताई गई थी. N का मतलब क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कंप्लीट अमाउंट में ट्रांसफर होंगे. एक इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए. इसका मतलब क्या है, n क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है. n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 इस टाइप से आगे तक. n कंप्लीट पूरा नंबर होगा, ये डेसिमल में नहीं हो सकता. ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया गया है, सिंपल सा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन कैसे करेंगे, according to quantization of charge, according to quantization of charge,
चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल of smallest unit of charge। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल चार्ज आएगा। सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये 1.5 2.5 इस टाइप से डेसिमल में नहीं हो सकता, ये कंप्लीट अमाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये बताइए, सेम चार्ज क्या करते हैं? सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट तो आता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड पॉइंट आपको बताया था चार्ज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी आपको बताया था चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब क्या है? चार्ज जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट अमाउंट में ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव इंटीजर के टर्म में ट्रांसफर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ, चार्ज इज कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता दिया था, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अच्छा ये बताओ, मास के ऊपर वेलोसिटी का इफेक्ट होता है कैसे? एक फार्मूला था आपको बताया गया था, m इक्वल टू एम नॉट रूट के अंदर 1 - b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये मास में वेरिएशन का फार्मूला है। अगर स्पीड को हम चेंज करते हैं, स्पीड इंक्रीज होती जाती है तो हाई स्पीड पर मास में भी वेरिएशन हो सकता है, लेकिन चार्ज में वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहां पे हम लिख सकते हैं there are no variation on charge due to motion of object। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से चार्ज के ऊपर कोई वेरिएशन नहीं होगा। वहां पे ये जो फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम हाई स्पीड पे मूव करते हैं तो मास क्या होता है? मास भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, हायर क्लास में आप पढ़ोगे इसे। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी है जो चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।